बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। MD CAT 2024, ठीक है। इसके पार्ट 17 पे आ गए हैं और चैप्टर नंबर 9 जो है केमिकल काइनेटिक्स, उसका पार्ट 1 जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट 17 30 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, दिल थाम के, ठीक है। ये आसान नहीं होंगे, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, वीडियो रोक के बैक करके दोबारा समझिएगा, क्योंकि आपका सबसे बड़ा मसला सवाल को समझना ही है, ठीक है। प्लेट में रख के आपको सवाल नहीं मिलेगा टेस्ट के अंदर आसान, जी नहीं, सवाल को समझना ही मुश्किल है सबसे, ठीक है। इसलिए ज़रा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे सवाल पूछ के आ रहा हूँ। पहला सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, अगर आप मोलर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की इंक्रीज कर देते हैं इन यूनिट टाइम, या आप मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की डिक्रीज कर देते हैं इन यूनिट टाइम, इसको हम क्या बुलाते हैं? दूसरा सवाल, मैंने कहा ना आपके दिमाग के फ्यूज उड़ेंगे ये सवाल सुन के, ठीक है। यूनिट ऑफ रिएक्शन रेट मुझे बता दीजिए, रिएक्शन रेट का यूनिट जो है वो मुझे बता दीजिए। तीसरा सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, ये दो इक्वेशंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, दो फार्मूलाज, आप मुझे ज़रा बता दीजिएगा इनका नाम क्या है। एक ये है, रेट बराबर है डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, और दूसरी इक्वेशन है रेट बराबर है नेगेटिव डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। मुझे बता दीजिए ये दोनों इक्वेशंस के नाम क्या हैं? कोई नाम तो होंगे ना भाई, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, रिएक्टेंट्स जो हैं अगर उनकी कंसंट्रेशन हम यूनिटी लें तो आपका जो रेट लॉ है, रेट लॉ, मैं आपके सामने रेट लॉ जो है वो लिख देता हूँ, ये रहा रेट लॉ। फॉर एग्जांपल ये है कि ठीक है भाई, ये रेट लॉ आपके सामने आ गया। अगर आप जो है वो हर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूनिटी लेते हैं तो इस रेट लॉ के अंदर आप क्या तब्दीली करेंगे, क्या चेंजेस करेंगे, इस रेट लॉ की नई शक्ल फिर आपके सामने क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है मेरा आपसे ये है, आपको मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, ज़रा मुझे बताइएगा कि ये मैं किसकी डेफिनेशन आपसे पूछ रहा हूँ। द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज़ यूनिटी। ये क्या है? ये वो रेट ऑफ रिएक्शन है जब मोलर कंसंट्रेशन हर रिएक्टेंट की यूनिटी है। आप मुझे बता दीजिए ये कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है भाई। 6 जो क्वेश्चन है मेरा आपसे ये है, ये एक इक्वेशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ रेट की। रेट बराबर है के कंसंट्रेशन ऑफ ए होल स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। आप मुझे बता दीजिए इसमें जो ए की कंसंट्रेशन है अगर आप इसको डबल कर देंगे तो के की वैल्यू इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या रिमेन अनचेंज्ड रहेगी? अनचेंज रहेगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, ये मुझे बता दीजिए, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मेरा आपसे ये है, केमिकल काइनेटिक्स के ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन होते हैं भाई, ज़रा समझिए इस चैप्टर को, मुश्किल है ये, ठीक है भाई। ये एक इक्वेशन मैं दोबारा आपके सामने रख रहा हूँ, यही वाली, यही इक्वेशन अभी एक दफ़ा और रिपीट होगी, ठीक है। ये रेट लॉ है, रेट इक्वेशन है आपके सामने, ठीक है भाई। इसमें अगर आर जो है, या फिर ये कहना मुनासिब होगा कि इसके अंदर जो है वो ये ए जो है, ए की कंसंट्रेशन अगर आप डबल कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो रेट जो है ये इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, या अनचेंज रहेगा, ठीक है भाई। 8वां सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, मैं आपको
स्टेटमेंट बता रहा हूँ, आप मुझे बताइए ये किस चीज़ की डेफिनेशन है। सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ इन्वॉल्व्ड रिएक्टेंट्स इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन इन द रेट लॉ। रेट लॉ के अंदर जितने एक्सपोनेंट्स हैं उनका जो सम है वो क्या कहलाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ये मुझे बता दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मेरा आपसे ये है, मुझे बता दीजिए ये कौन सी टाइप का रिएक्शन है जिसके अंदर रेट जो है वो एंटायरली इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो मेरा आपसे ये है, आप मुझे रिएक्शन की टाइप बता दीजिए, कौन सी टाइप का रिएक्शन है जिसके अंदर रेट जो है वो एंटायरली डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के ऊपर। ये कौन सी टाइप का रिएक्शन है, नाम बता दीजिए। 11वां सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, ये एक इक्वेशन, हाइपोथेटिकल इक्वेशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ए बराबर है बी और इससे ए बी ये प्रोडक्ट जो है वो बन रही है। इसमें ये जो ए है सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन अगर आप डबल करते हैं, ए की कंसंट्रेशन जो है अगर आप डबल करते हैं और इसका रिज़ल्ट जो है वो ए बी में आपको 4 टाइम्स नज़र आता है। ए की कंसंट्रेशन सिर्फ आप डबल कर रहे हैं, 2 टाइम्स कर रहे हैं और इसका इफ़ेक्ट आपको इस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में 4 टाइम्स नज़र आता है। तो आप मुझे बता दीजिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, 12 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, दोबारा यही हाइपोथेटिकल इक्वेशन आपके सामने है। ठीक है भाई, इसमें जो बी है अगर इसकी कंसंट्रेशन आप डबल करते हैं 2 टाइम्स और उसका रिज़ल्ट आपको ए बी की कंसंट्रेशन जो है उसमें भी 2 टाइम्स नज़र आता है, तो मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दीजिए। ठीक है भाई। 13 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, आपके सामने ये मैं कंसंट्रेशन रख रहा हूँ, ए की कंसंट्रेशन जो है वो और बी की कंसंट्रेशन जो है वो, आप मुझे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दें, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दें। 14 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, केमिकल रिएक्शन की वो कौन सी टाइप है विच कंप्लीट्स इन 1 स्टेप, जो कि एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, ऐसे केमिकल रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं। 15 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, केमिकल रिएक्शन की उस टाइप के बारे में आप मुझे बता दीजिए जो एक से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ठीक है भाई। 16 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, कम्प्लेक्स रिएक्शन जो होते हैं, ठीक है, उसके अंदर वो स्टेप जो कि आपका ओवरऑल रिएक्शन बताता है। ठीक है, कम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर वो स्टेप जो कि आपका जो है वो ओवरऑल रिएक्शन बताता है, रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन बताता है। ठीक है, उस स्टेप का एक ख़ास नाम है, वो मुझे बता दीजिए। कम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर वो रिएक्शन जो कि आपको बताता है रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, उस स्टेप का नाम क्या है वो मुझे बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो मेरा आपसे ये है, कम्प्लेक्स रिएक्शन का एक स्टेप जो कि स्लो होता है, आप मुझे बता दीजिए कि उसका नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, इसमें भी एक इक्वेशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये देखिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रही है। ठीक है, और उसके नतीजे में नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बन रही है। इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, विच रेट लॉ विल बी करेक्ट। अब आपको पता है रेट लॉ जो है वो इन इक्वेशंस को देख के बनाया जाता है। रेट लॉ या रेट इक्वेशन जो है वो फिक्स्ड नहीं है, जैसे कि आपके पास फोर्स का फॉर्मूला है F=m है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का फॉर्मूला F=g
m1 m2/r², ये फिक्स्ड है नहीं। यहाँ पर रेट का जो फॉर्मूला है, जिसको रेट लॉ कहते हैं या रेट इक्वेशन कहते हैं, वो इसको देख के बनेगा, ठीक है, वो इसको देख के बनेगा। तो इस इक्वेशन को आप देख के मुझे बताएं इनमें से कौन सा रेट इक्वेशन जो है, रेट लॉ जो है, रेट फार्मूला जो है, वो इसके मुताबिक बिल्कुल सही है। ये एक बात अभी रहती है जो कि बताऊंगा, पहले लिख लूँ। R बराबर है K नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, X कार्बन मोनोऑक्साइड, Y। R बराबर है K नाइट्रोजन डाइऑक्साइड X और R बराबर है K कार्बन मोनोऑक्साइड Y। इस इक्वेशन में सिर्फ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, इसकी कंसंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं, इसकी कंसंट्रेशन सिर्फ अब इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है भाई। ये इक्वेशन भी मिल गई, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल गई कि सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो कौन सी रेट इक्वेशन जो है वो सूट करती है इस सिनेरियो में। 19 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, एयर के अंदर अगर आप मैच स्टिक को जलाते हैं, माचिस की तीली को जलाते हैं, ठीक है, तो वो ग्लो देती है आपको। और इसी मैच स्टिक को अगर आप एक ऐसे सिलेंडर में जलाएं जिसमें प्योरली ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, तो आप मुझे बता दीजिए कितने टाइम्स ज़्यादा ग्लो करेगा यहाँ पर मैच स्टिक, ठीक है। 20 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, मैं आपको रेट इक्वेशन बता रहा हूँ जिसमें रेट जो है वो बराबर है K के। इस सिचुएशन में आप मुझे बता दीजिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कौन सा होगा। 21 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो मैं कुछ रेट इक्वेशंस आपके सामने रख रहा हूँ। R बराबर है K A के, दूसरी इक्वेशन है R बराबर है K A B के, तीसरी इक्वेशन है R बराबर है A होल स्क्वायर के, चौथी इक्वेशन है R बराबर है K A होल स्क्वायर और B, और पांचवी इक्वेशन है R बराबर है K A B होल स्क्वायर। आप मुझे इन सब के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दीजिए, किसमें कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। 22 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, केमिकल रिएक्शन जो जिन सब्सटेंसेस का होता है, केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वो उनके अंदर जो है वो कोवलेंट बॉन्ड भी होता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके अंदर आयोनिक बॉन्ड भी होता है। आप मुझे बता दीजिए कौन से सब्सटेंसेस जो है वो क्विकली रिएक्ट करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड वाले सब्सटेंसेस या आयोनिक बॉन्ड वाले सब्सटेंसेस, ठीक है भाई। 23 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, बड़े बड़े पीसेस आप जिंक के हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन में डाल दीजिए, वो स्लोली रिएक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप जिंक को पाउडर करके उसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन में डालेंगे तो रिएक्शन बहुत तेज़ होगा। इसके पीछे वजह क्या है ये मुझे बता दीजिए। 24 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, ये पाउडर्ड जिंक जो है जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे तो वहाँ से बबल्स बनेंगे, बबल्स बनेंगे। ये बबल्स जो निकल रहे हैं इसके अंदर से, ये कौन सी गैस की मौजूदगी का बता रहे हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, मुझे केमिकल रिएक्शन की टाइप बता दीजिए जिसके अंदर वो कौन सा केमिकल रिएक्शन है जो कि जब होता है जब रिएक्टेंट्स जो हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ऐसे केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं। 26 क्वेश्चन जो है
वो मेरा आपसे ये है, आप मुझे रूल का नाम बता दीजिए। और ये रूल जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आप जो है वो टेम्परेचर 10 डिग्री राइज कर देंगे तो रिएक्शन रेट जो है वो डबल हो जाएगा। ये कौन सा रूल कहता है, उस रूल का नाम बता दीजिए। 27 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, केमिकल रिएक्शन जब करते हैं रिएक्टेंट्स आपस में, तो उनके रिएक्टेंट्स के पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं, लेकिन उन पार्टिकल्स के पास जो है वो कम से कम जो एनर्जी होनी चाहिए, कि जब तक वो अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होगा या वो एनर्जी नहीं होगी, पार्टिकल्स आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, रिएक्शन शुरू ही नहीं होगा। उस एनर्जी को क्या कहा जाता है, उसका नाम बता दीजिए। 28 जो है क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, मुझे थ्योरी का नाम बता दीजिए, वो कौन सी थ्योरी है जो कि ये कहती है कि रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा अगर उसके अंदर मौजूद पार्टिकल्स की कोलाइजन का रेट बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ कोलाइजन्स ऑफ द रिएक्टिंग पार्टिकल इंक्रीजेस, द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस। ये जो है वो कौन सी थ्योरी कहती है, उसका नाम बता दीजिए। 29 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, किसी मॉलिक्यूल को कम से कम एनर्जी जो चाहिए होती है, क्योंकि देखें रिएक्टेंट जब रिएक्ट कर रहे होते हैं आपस में तो उनके असल में पार्टिकल्स रिएक्ट कर रहे होते हैं और इस रिएक्शन में पार्टिकल्स आपस में टकरा रहे होते हैं, कोलाइजन हो रही होती है। समझ में आ रही बात आपको? ये जो टकराव हो रहा होता है, ये जो कोलाइजन हो रही होती है, ये इफ़ेक्टिव भी होती है, इनइफेक्टिव भी होती है। इनइफेक्टिव कोलाइजन वो होती है जिसके नतीजे में रिएक्शन नहीं होता, और इफ़ेक्टिव कोलाइजन वो होती है जिसके नतीजे में रिएक्शन होता है। तो आप मुझे बता दीजिए वो मिनिमम एनर्जी जिसकी मॉलिक्यूल्स को ज़रूरत है कि वो इफ़ेक्टिवली कोलाइड कर सकें, उस मिनिमम एनर्जी को क्या कहते हैं? ठीक है। 30 और आखिरी क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, आप मुझे एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला बता दीजिए कि एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। ठीक है भाई, दिमाग के फ्यूज़ उड़ गए सवालात सुन के? उड़े तो होंगे। सल्यूशन सुनने से पहले एक दफ़ा फिर बैक करके वीडियो को सवालात दोबारा सुन लें, हो सकता है कुछ सवालात आपके इनके जवाबात आपको आते हों, ऐसा भी मुमकिन है। ठीक है। तो पहला सवाल बहरहाल जो मैंने आपसे पूछा था, मैंने आपसे ये पूछा था कि अगर आप मोलर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की इंक्रीज़ कर देते हैं इन टाइम, या मोलर कंसंट्रेशन आप रिएक्टेंट्स की डिक्रीज़ कर देते हैं इन यूनिट टाइम, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रिएक्शन रेट। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि यूनिट ऑफ रिएक्शन रेट मुझे बता दीजिए, तो रिएक्शन रेट का जो यूनिट है वो है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर डॉट सेकंड। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि ये दो इक्वेशंस आपके सामने हैं, आप मुझे बता दीजिए ये कौन कौन सी इक्वेशंस हैं। तो ये पहली वाली इक्वेशन जो है ये है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, और ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है भाई। क्वेश्चन 4 जो मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप जो है वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को यूनिटी लेंगे तो आपके रेट इक्वेशन के अंदर क्या बदलाव आएगा, क्या चेंज आएगा इसके अंदर। तो याद रख लीजिए कि अगर आप यूनिटी लेते हैं कंसंट्रेशन की, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को यूनिटी लेते हैं, तो इसके अंदर ये बदलाव आएगा कि आपका रेट जो है वो सिर्फ K के बराबर हो जाएगा, बस। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैंने आपसे डेफिनेशन पूछी थी, डेफिनेशन बताई थी, मैंने पूछा था कि मुझे बता दीजिए किसकी डेफिनेशन है। मैंने आपसे पूछा था द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज़ यूनिटी। वो कौन सा वो रेट ऑफ रिएक्शन है? ठीक है, कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन है? जब मोलर कंसंट्रेशन जो है हर रिएक्टेंट की वो यूनिटी होगी, तो इस रेट ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, जो कि यहाँ K की सूरत में आपके सामने है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मैंने आपके सामने ये इक्वेशन रखी थी। ठीक है, ये रेट इक्वेशन मैंने रखी थी। मैंने कहा था कि अगर इसमें A की कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे तो K की वैल्यू पर क्या फ़र्क पड़ेगा, K की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, या रिमेन अनचेंज रहेगी? तो भाई K की वैल्यू रिमेन अनचेंज रहेगी।
इनकी कंसंट्रेशंस ए और बी की बढ़ा देने से घटा देने से के की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने आपसे पूछा था कि ये आपके सामने इक्वेशन जो है वो मौजूद है। मुझे बता दीजिए कि अगर इसमें ए की कंसंट्रेशन हम डबल कर देते हैं तो आर जो है, जो रेट है, वो इंक्रीज़ हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा या रिमेन अनचेंज रहेगा? तो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन का ताल्लुक रेट से है। आप कंसंट्रेशन ए की डबल करेंगे तो रेट जो है वो भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ इन्वॉल्व रिएक्टेंट्स इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन इन द रेट लॉ, कि ये जितने एक्सपोनेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं रेट इक्वेशन के अंदर, अगर आप इनके एक्सपोनेंट्स को सम कर देते हैं तो ये आपने क्या फाइंड आउट कर लिया? ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। याद रखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, गलती नहीं करनी। 9वां क्वेश्चन जो है मैंने आपसे पूछा था कि मुझे बता दीजिए वो कौन सी टाइप है रिएक्शन की जिसके अंदर रेट जो है वो एंटायरली इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन से। मतलब वो ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन आप बढ़ाएं या घटाएं, ठीक है, रिएक्शन की कंसंट्रेशन के बढ़ने और घटने का कोई सिस्टम होता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन रेट जो है रिएक्शन का वो बढ़ जाता है। तो ये कौन सी टाइप है रिएक्शन की? इसको हम कहते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है भाई। 10वां सवाल मैंने आपसे पूछा था कि मुझे टाइप ऑफ रिएक्शन बता दीजिए जिसके अंदर रेट जो है वो एंटायरली डिपेंड करता है ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, यानी कि केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि कंसंट्रेशन के ऊपर। तो ऑर्डर, ये कौन सी टाइप है केमिकल रिएक्शन की? तो इसको हम कहते हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। 11 क्वेश्चन जो है मैंने आपके सामने ये रखा था, जिसमें मैंने ये हाइपोथेटिकल इक्वेशन आपके सामने रखी थी। मैंने कहा था कि ए को कंसंट्रेशन को अगर हम डबल कर देंगे तो ए बी की कंसंट्रेशन 4 टाइम्स हो जाएगी। तो मुझे बता दीजिए कि इसकी कंसंट्रेशन 2 टाइम्स करने से इसकी कंसंट्रेशन 4 टाइम्स हो रही है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 2। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, यहाँ पर भी मैंने आपसे यही क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, कि इसी सिचुएशन के अंदर अगर आप जो है बी की कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं और बी की कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स कर देते हैं और उसका रिज़ल्ट यहाँ पर ए बी की कंसंट्रेशन भी आपको 2 टाइम्स बढ़ती हुई नज़र आती है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा। 13 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था इन्हीं 11-12 से रिलेटेड, कि यहाँ पर ये कंसंट्रेशन आपके पास है, ये बी की कंसंट्रेशन आपके पास है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मुझे बता दीजिए। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन असल में सम होता है एक्सपोनेंट का, इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 2 है, 2 + 1 = 3। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो यहाँ पर आएगा वो 3 आएगा। 14 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था केमिकल रिएक्शन की वो कौन सी टाइप है जो कि एक ही स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाती है, उनको हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। 15 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था केमिकल रिएक्शन की वो कौन सी टाइप है जो एक से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होती है, उनको कहते हैं कम्प्लेक्स रिएक्शन। 16 में क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कम्प्लेक्स रिएक्शन का वो कौन सा स्टेप है जो कि असल में आपको बताता है रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। तो वो स्टेप कहलाता है रेट कंट्रोलिंग स्टेप, या फिर उसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि कम्प्लेक्स रिएक्शन का एक स्टेप ऐसा है जो कि स्लो है, उसको जो है क्या कहा जाता है? तो स्लो स्टेप जो होता है कम्प्लेक्स रिएक्शन का, उसको हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या रेट कंट्रोलिंग स्टेप। क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसके अंदर मैंने आपके सामने ये इक्वेशन रखी थी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है। अगर इसकी कंसंट्रेशन में डबल कर देता हूँ सिर्फ इसकी, तो कौन सा रेट लॉ जो है वो सूट करता है इस सिचुएशन में? तो सिर्फ ये वाला रेट लॉ है
ये वाली रेट इक्वेशन है जो कि सूट करती है। याद रहे, रेट इक्वेशन फिक्स्ड नहीं होती, रेट इक्वेशन में रद्दोबदल होता है, चेंज होता है। आपकी रेट इक्वेशन डिपेंड करती है आपकी इक्वेशन और मालूमात पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि एक मैच स्टिक जो कि एयर में आप ग्लो कर रहे हैं, ठीक है, मैच स्टिक को जला रहे हैं, उसका ग्लो एयर में, और उसी मैच स्टिक को अगर आप किसी सिलेंडर में जो है, जो कि वो सिलेंडर ऑक्सीजन गैस से भरा हुआ है, वहाँ पर उस मैच स्टिक को ग्लो करते हैं, तो ग्लो जो है कितना टाइम्स ज़्यादा आपको नज़र आएगा, तो 5 टाइम्स जो है वो आपको ज़्यादा नज़र आएगा, ठीक है भाई। अच्छा, 21 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था, 20 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि अगर रेट इक्वेशन आपके सामने ये है, R इज़ इक्वल टू के, ये रेट इक्वेशन है बस, तो आप मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दीजिए। इस सिचुएशन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद 21 क्वेश्चन जो है इसमें मैंने पूछा था मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन सब का बता दीजिए, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन असल में सम होता है एक्सपोनेंट्स का, तो ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इसके अंदर ए है, इसके ऊपर 1 एक्सपोनेंट है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो गया। दूसरा वाला जो है इसमें ए के ऊपर 1 है, बी के ऊपर भी 1 एक्सपोनेंट है, तो 1 + 1 इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है 2 हो गया। यहाँ पर 3 को देखें, ए के ऊपर सिर्फ 2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो गया। इस चौथे में देखें आप, तो ए के ऊपर 2 है और बी के ऊपर 1 है, इनको जमा करेंगे तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 हो जाएगा। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसी तरह 3 हो जाएगा, ए के ऊपर 1 है और बी के ऊपर 2 है, इसको जमा करेंगे, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 हो जाएगा। 22 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था, कौन से सब्सटेंसेस क्विकली रिएक्ट करेंगे, वो सब्सटेंसेस जिनके अंदर आयोनिक बॉन्ड्स हैं या वो सब्सटेंसेस जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। तो आयोनिक बॉन्ड रखने वाले सब्सटेंसेस जो है वो क्विकली रिएक्ट करेंगे। 23 मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि क्या वजह है कि जिंक, पाउडर्ड जिंक जो है वो क्विकली रिएक्ट कर रहा है एज़ कम्पेयर टू अगर जिंक आपके पास जो है वो पीसेस की शक्ल में है, जब आप इसको रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो उसकी वजह है सरफेस एरिया। पाउडर्ड जिंक जो है उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जिंक इन पीसेस। 24 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि ये पाउडर्ड जिंक जो है जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सोल्यूशन में डालते हैं तो सोल्यूशन जो है उससे बबल्स बनते हैं। ये बबल्स बनना जो है असल में कौन सी गैस की मौजूदगी की तरफ निशानदेही करता है, तो ये हाइड्रोजन गैस है जो कि बनती है, ठीक है। 25 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था, वो कौन से केमिकल रिएक्शंस हैं जिनके अंदर जो है वो रिएक्टेंट्स जो हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद उनमें केमिकल रिएक्शन शुरू होता है। ऐसे केमिकल रिएक्शंस को फोटो केमिकल रिएक्शंस जो है वो कहा जाता है। 26 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि मुझे उस रूल के बारे में बता दीजिए जो रूल ये कहता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे, 10 डिग्री राइज कर देंगे तो रिएक्शन रेट डबल हो जाएगा। ये रूल कहलाता है रूल ऑफ थंब। 27 जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि मॉलिक्यूल्स के पास कम से कम एनर्जी जो है वो होनी चाहिए, कि जब तक उनके पास मॉलिक्यूल्स के पास वो एनर्जी नहीं होगी रिएक्टेंट्स जो है वो रिएक्शन शुरू ही नहीं करेंगे। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। फिर मैंने आपसे कहा था कि कोलाइजन्स जो होती हैं पार्टिकल्स के दरमियान, रिएक्टेंट के पार्टिकल्स के दरमियान, ये इफ़ेक्टिव भी होती हैं, इनइफेक्टिव भी होती हैं। सिर्फ इफ़ेक्टिव कोलाइजन अगर हो पार्टिकल्स के दरमियान रिएक्टेंट के तो ही रिएक्शन शुरू होता है। और इफ़ेक्टिव कोलाइजन के लिए जो थ्योरी, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, उस एनर्जी को क्या कहा जाता है, उस एनर्जी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है भाई। आगे पीछे तो नहीं हो गया? सॉरी, ये 29 का मैंने बता दिया आपको, ठीक है। 28 जो है उसके अंदर ये सवाल पूछा था कि वो कौन सी थ्योरी है जो कि ये बताती है कि रिएक्टेंट पार्टिकल्स के दरमियान जो कोलाइजन्स हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज नंबर ऑफ कोलाइजन्स पर यूनिट टाइम। ये कौन सी थ्योरी है जो कि ये कहती है कि पार्टिकल्स जो हैं उनकी कोलाइजन्स की तादाद में इजाफा अगर हो जाए तो
उनका रिएक्शन रेट जो है उसमें भी इजाफा हो जाता है। ये थ्योरी कोलाइजन थ्योरी कहलाती है, ठीक है। उसके बाद 30 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो बता दीजिए। तो एक्टिवेशन एनर्जी EA ये बराबर होती है थ्रीशोल्ड एनर्जी, जिसको ET कहेंगे हम, थ्रीशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी EV, एवरेज एनर्जी। और ये एवरेज एनर्जी कौन सी है? एवरेज एनर्जी, इंटरनल एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी का एवरेज और थ्रीशोल्ड एनर्जी, इसको माइनस करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला ये बन जाएगा, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।